नमस्कार दोस्तों। तो हम श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी के करंट अफेयर देख रहे थे। 101 प्रश्न तक हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि 2023 में भारत G20 शिखर सम्मेलन को आयोजित करने वाला है, जबकि 2024 में ब्राज़ील आयोजित करेगा G20 शिखर सम्मेलन और 2022 में प्रस्तावित है इंडोनेशिया में। अब देखते हैं 102 से। सुमेलित करना है, एक साइड देश है, दूसरे साइड राष्ट्रपति या उसके प्रधानमंत्री हैं। तो दरअसल सुमेलित है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। इंडोनेशिया जोको विडोडो से सुमेलित है, इटली ग्यूसेप कोंटे से सुमेलित है, ब्राज़ील जायर बोल्सोनारो से सुमेलित है, अर्जेंटीना एल्बर्टो फर्नांडिस से सुमेलित है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अर्जेंटीना एल्बर्टो फर्नांडिस, ब्राज़ील जायर बोल्सोनारो, इटली ग्यूसेप कोंटे, इंडोनेशिया जोको विडोडो। और इंडोनेशिया में ही 2022 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड देने वाला है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ये अवार्ड नहीं मिला है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ये दोनों को भी लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है। और दिया था किसने? ट्रंप ने दिया था। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने किस महिला को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्ट मैंने इस क्वेश्चन के संबंधित कलेक्टर कर रखे हैं, उसको देख लें। जैसे करंट अफेयर में हमने ये भी देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस बने हैं पंकज मित्तल। फिर उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वरनाथ भंडारी और बिहार के संजय करोल चीफ जस्टिस हैं। अच्छा, हाई कोर्ट की संख्या देश में कितनी है? 25। और सबसे पहली बार भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, 3 जगह हुई थी। एक चीज़ और, 24 जो ये तेलंगाना हाई कोर्ट है दरअसल देश का 24वां हाई कोर्ट है और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्टैब्लिश हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? तो अमरावती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है? तो विकल्प बी 4 खेलों को मंजूरी प्रदान कर दी है। स्वदेशी खेल हैं ये 4। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथे संस्करण को कौन आयोजित करेगा? मतलब 2021 नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण को कौन आयोजित करने वाला है? तो हरियाणा राज्य करने वाला है। नेक्स्ट, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के बीच लगभग 55 साल बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की है? तो नाम है इसका चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच था, जो 55 साल बाद शुरू हुआ है फिर से। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। और जब भारत बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो मैत्री सेतु याद आना चाहिए, जो फेनी नदी पर बना हुआ है। त्रिपुरा के फेनी नदी और बांग्लादेश के बीच में ये मैत्री सेतु बना है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रूप अपनाते हुए, ये रूस गलत लिखा हुआ है, तो किन देशों के प्रति सख्त रूप अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश इस सूची में शामिल नहीं है? तो फ्रांस शामिल नहीं है, जबकि चीन, भारत और जापान, इन तीनों को शामिल किया गया है अमेरिका द्वारा करेंसी मैनिपुलेटर्स कंट्री के रूप में। नेक्स्ट, किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया? तो चीन ने ऐसा काम किया है। इसने कृत्रिम सूर्य बनाया और परमाणु संलयन भी करवाया वहाँ पर पहली बार। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। यूनेस्को ने दिसंबर 2020 में किसकी स्मृति में एक नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश से संबंधित हैं। दरअसल फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश कहलाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो इनके नाम से एक नया अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की थी यूनेस्को ने। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के मतलब मिलान करना है कुल मिलाकर के। तो सूची 1 और सूची 2 में देश है, रैंक है। तो भारत का रैंक पता ही है 131वां है, और रूस का रैंक 52वां है 52nd, और ब्राज़ील का रैंक 84वां है, चीन का रैंक 85वां है। दरअसल ये ब्रिक्स देशों की रैंकिंग के बारे में हम मैच करा रहा है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। भारत का 131वां, चीन का 85वां 85, रूस का 52 और ब्राज़ील का 84 है यानी 84। तो देखिए रूस का और नहीं ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दावोस में होती रही है, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण यह बैठक इस वर्ष यूरोप से बाहर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
यह निम्न में से किस देश में आयोजित की जाएगी? तो 25 से 28 मई 2021 में आयोजित की जाएगी और ये सिंगापुर में आयोजित की जाने वाली है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड व्हाट इज मीन्स टू बी इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। हेडलाइन ही ऐसा है, इससे पता चल जाता है कि देश में इंग्लिश ऐसा कौन लिख सकता है। तो अच्छा, और कुछ पुस्तक को हमने देखा था, उसको थोड़ा सा यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक देखा था ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, ये यतीश यादव ने लिखा था। अ प्रोमिस्ड लैंड बराक ओबामा ने लिखा है। प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रणब मुखर्जी ने लिखा है। और अद्भुत अयोध्या ये नीना रॉय ने लिखा है। ये जितने भी किताब के नाम है ये हमने पिछले 2 वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन होने के दौरान निम्नलिखित में से किस पुरस्कार या सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड भी 2019 का मिला था संयुक्त अरब अमारात के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू 2019 भी अवार्ड भी मिला है। ये किसने दिया था? रूस के द्वारा दिया गया था। और मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ मिशन 2019 दिया था। मालदीव के मतलब मालदीव देश ने दिया था प्रधानमंत्री को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया था। तो ये तो हमने देख ही लिया था। और साथ ही साथ 2 और देश थे जिनको लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। एक शिंजो आबे प्रधान के ये जापान के एक्स पीएम, और स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं उनको भी दिया गया था। नेक्स्ट, होप स्पॉट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों सही है, मैं पढ़ता हूँ। होप स्पॉट विश्व भर में महासागरों के संरक्षण के लिए व्यक्तियों को उनके प्रयासों के लिए सहयोग करता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, यह स्थान महासागर के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो होप स्पॉट के बारे में दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प ए इसका सही आंसर है। 1 और 2, तीसरा नंबर गलत है, इसलिए मैंने उसको पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट, भारत राइनो विजन 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका उद्देश्य गैंडों को काजीरंगा अभ्यारण्य से मानस अभ्यारण्य में स्थानांतरित करना है। पहला ये हो गया, ये सही है। दूसरा, इस कार्यक्रम का उद्देश्य गैंडों के क्षेत्र एवं जनसंख्या में वृद्धि करना है। तो ये दोनों कथन भारत राइनो विजन 2020 के संदर्भ में सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विचार करना है। COP23 के दौरान पावरिंग पास्ट कोल अलायंस को यूके व कनाडा द्वारा आरंभ किया गया। तो ये कथन सही है। ये पावरिंग पास्ट कोल अलायंस यूके और कनाडा द्वारा आरंभ किया गया है COP23 के द्वारा। और दूसरा गलत है, तो इसको पढ़ते ही नहीं है, तो केवल 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 117 बिलो 50 इनिशिएटिव संबंधित है। तो बिलो 50 इनिशिएटिव दरअसल संधारणीय ईंधन से संबंधित है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तलानोआ डायलॉग शब्द संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है। तो तलानोआ डायलॉग शब्द जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। मतलब एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल, ये मेन फैक्ट है इसमें। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर रहेगा। 2 बस पॉइंट है इसमें। आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के अध्यक्ष हैं और एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई है। तो मतलब कि एनजीटी एक वैधानिक संस्था हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन, स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये कथन सही है। स्वदेश दर्शन योजना एक पर्यटन मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट, जो सही है सिर्फ मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तीसरा नंबर में लिखा कृष्णा सर्किट इनमें से एक केंद्र है। तो हाँ, स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही कृष्णा सर्किट एक केंद्र है। तो विकल्प डी 1 और 3 सही है, गलत वाला छोड़ दिया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय जैव विविधता था। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। अब जैव विविधता से संबंधित थोड़ा सा 1-2 फैक्ट मैंने कलेक्ट कर रखा है, उसको पढ़ देता हूँ। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है, ये तो याद ही होगा। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो WJ रोजेन ने 1985 ईस्वी में जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और ठीक इसके 3 साल बाद यानी कि 1988 में नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। एक और आता है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था एडवर्ड सुएस ने। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिखे होने पर निम्न में से किस धारा के तहत वाहनों को बंद या चालान करने की कार्रवाई की जाएगी? तो धारा 177 के तहत अगर यूपी में जाति सूचक शब्द लिखे हुए हैं किसी भी गाड़ी पे तो उसको बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो चालान करने की कार्रवाई की जाएगी धारा 177 के तहत। तो यूपी के लिए महत्वपूर्ण है पॉइंट। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है भारत के संदर्भ में। तो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स
में 76वां स्थान है। अच्छा मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में ना दरअसल पुराना डेटा था, तो मैंने अपडेट कर दिया है इसको इंटरनेट और अन्य किताबों के माध्यम से, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सूची एक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स अभी 2020 का ही आया है, 21 का नहीं आया है, जिसमें 76वां स्थान है भारत का। विश्व खुशहाली रिपोर्ट इसमें 2020 का दिया हुआ था, जबकि 21 का आ गया है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139वां है। फिर से बोलता हूँ 139th, यानी 140 में से एक कम। ठीक है। अब तीसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है 2020 का नहीं 2021 का आ चुका है, और हमारा स्थान 2021 में 140वां है, 140, जो कि पिछले वर्ष 112 था, बहुत गिरावट हुई है इसमें। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 140वां है। फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी 2021 का आ गया है, और इसमें हमारा स्थान 10वां है, जबकि पहले 9वां था। मैं एक बार फिर से सिर्फ सही बोल देता हूँ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 140वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर है, यानी 140 में से एक कम। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में से एक रैंक कम है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में 76वां स्थान है, 76th रैंक। नेक्स्ट 2022 फीफा विश्व कप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2022 का फीफा कप अरब विश्व में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, टूर्नामेंट का अंतिम मैच 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया है, जो कि कतर नेशनल डे भी है। 2020 यहाँ गलती से टाइप किया हुआ है, तो मैंने इसमें 3 फैक्ट था। पहला तो ये कि फीफा कप 2022 का जो है वो अरब देश में आयोजित होने वाला पहला विश्व कप होगा, और वो कतर में होने वाला है दरअसल, तो देश का नाम कतर है। 2 फैक्ट हो गया, अरब में पहला और कतर में ये होने वाला है। तीसरा फैक्ट ये हो गया कि जिस दिन को ये आयोजित होगा 2022 में, कतर का नेशनल डे भी उसी दिन है, अंतिम जो मैच होगा उस दिन है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, रीवा सोलर पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो सोलर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी RUMSL ने डेवलप किया है, तो ये कथन रीवा सोलर पार्क के संदर्भ में सही है। किसने डेवलप किया है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो राज्य के बाहर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को सोलर एनर्जी की सप्लाई करेगा, ये भी कथन सही है। तीसरा, रीवा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट में 250 मेगावाट के 3 सोलर जेनरेटिंग यूनिट है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। कथनों पर विचार करना है। पहला कथन, रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने 40,000 से अधिक का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, 2014 से 20 के दौरान 18,605 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य किया गया है, तो ये भी कथन सही है। वैसे विकल्प में दिया, विकल्प सी इसका सही आंसर है। वैसे रेलवे से याद आया, 2030 तक लक्ष्य है रेलवे का हरित ऊर्जा पर संचालित होने का, और ब्रॉडगेज जो लाइन है उसको 2023 तक 100% विद्युतीकरण का भी लक्ष्य है। और इस साल का जो बजट पेश हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बजट आवंटन सड़क और रोड मंत्रालय जो है, और या फिर रेलवे मंत्रालय, इसी दोनों को आवंटित हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सारा सुमेलित ही है क्या? हाँ, सारा सुमेलित है। कोविशील्ड को किसने डेवलप किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने। और नोवेल कोरोना वायरस 2019 एन को वैक्सीन कैंडिला हेल्थ केयर लिमिटेड द्वारा डेवलप किया गया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, सारे सही। नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें शायद चारों सही है। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ। यह संसद परिसर एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों के पुनर्विकास की योजना है, तो ये बिल्कुल सामान्य कथन और सही कथन है। दूसरा, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच संसद के नए भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री आवास और कार्यालय, उपराष्ट्रपति आवास का निर्माण किया जाना है, तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट ये दोनों के बीच ये सारे निर्माण होंगे। संसद के नए भवन, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और प्रधानमंत्री का आवास एवं कार्यालय और उपराष्ट्रपति का आवास भी, तो ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में ये निर्मित होगा। तीसरा पॉइंट, इस परियोजना का ठेका टाटा प्रोजेक्ट को मिला है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जनवरी 2021 को 2:1 के बहुमत से परियोजना पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे दी है, तो ये कितने बहुमत से? 2:1, मतलब 2 जज पक्ष में थे और 1 जज विरोध कर रहे थे, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, क्लेयर पोलोसाक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो पढ़ लेते हैं, शायद तीनों कथन सत्य है इसमें। हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया महिला एम्पायर, अच्छा क्लेयर पोलोसाक के बारे में पढ़ रहे हैं, नाम है किसी व्यक्ति का। तो एक ऑस्ट्रेलिया महिला एम्पायर विश्व की ऐसी पहली महिला है जिसने 7 जनवरी 2021 से प्रारंभ भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर के रूप में कार्य किया। दूसरा पॉइंट, विश्व की पहली महिला एम्पायर जिन्होंने पुरुषों के एक दिवसीय मैच में एम्पायर के रूप में कार्य किया। तीसरा, टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर का कार्य पिच को बनाने, उपकरणों को बदलने तथा मैदान में जमे एम्पायरों की सहायता करना होता है। तो ये देखिए एक थोड़ा सा वो एम्पायर के काम के बारे में बता रहा है कि टेस्ट मैच में चौथे एम्पायर का काम क्या होता है, पिच को बनाना, उपकरणों को बदलना और मैदान में जमे एम्पायरों की सहायता करना। तो ये तीनों कथन सही था, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। ये कथन दरअसल क्लेयर पोलोसाक के बारे में था, एक महिला है एम्पायर। नेक्स्ट 130 नंबर, निम्नलिखित में से किस पारंपरिक खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया? तो हमने पढ़ा था कि 4 जो भारत का स्वदेशी गेम है उसको शामिल किया गया है। तो उसमें से कौन कौन है? इसमें 4 तो स्वदेशी है, लेकिन बोल रहा है कि कौन शामिल किया गया है पारंपरिक खेल को। तो कलारीपयट्टू को भी शामिल किया गया, गटका को भी शामिल किया गया है, थांगटा को भी और मलखम्ब को भी, और योगासन भी है। तो इसमें से जो कलारीपयट्टू, गटका और थांगटा और मलखम्ब है, ये दरअसल क्या है, ये स्वदेशी खेल है। और योगासन तो एक तरीके से इसको मान्यता दिया गया है इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि चौथा संस्करण कहाँ होगा, तो हरियाणा में होगा। नेक्स्ट, ये डी इसका ऑप्शन नंबर है। 131, राष्ट्रीय खेल एवं एडवेंचर पुरस्कारों में विजेताओं को प्रदान की जाने वाली धनराशि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख मिलता है, एकदम सही है। अर्जुन पुरस्कार 15 लाख मिलता है। अच्छा, ये इस वर्ष ही बढ़ाया गया, तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट कि अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपये मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आया था शायद। ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपये मिलता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 20 लाख नहीं 15 लाख रुपये मिलते हैं लाइफ टाइम वाले कैटेगरी में। और नियमित श्रेणी में जो रेगुलर श्रेणी होता है उसमें 10 लाख रुपये मिलता है द्रोणाचार्य में। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपये मिलते हैं, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार में, मैं सही करके बता रहा हूँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो लाइफ टाइम के रूप में मिलता है उसको 15 लाख रुपया, और जो नियमित श्रेणी में मिलता है उसको 10 लाख रुपये मिलते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार में। अर्जुन पुरस्कार में बढ़कर के 15 लाख रुपये दिया जाने लगा है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपये दिए जाने लगा है। एक क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कि हॉकी में किसको मिला है इस वर्ष का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो रानी रामपाल को मिला है। नेक्स्ट 132, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया, ये तो कई बार आ चुका है, गोवा में आयोजित किया गया है, और 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच में आयोजित किया गया है। तो 2 फैक्ट, 16 से 24 जनवरी 2021 में आयोजित किया गया है, कहाँ? गोवा में किया गया है। अच्छा, 1-2 फैक्ट और हमने डिस्कशन किया है, तो उसको मैंने कलेक्ट कर लिया यहाँ पर। जैसे फोकस देश कौन था? बांग्लादेश। अच्छा, 51वां से याद आया, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो रजनीकांत को मिला है। नेक्स्ट, लाइफ मिशन प्रोजेक्ट क्या है? तो केरल राज्य में घर विहीन सभी परिवारों को आवास परियोजना, मतलब आवास दिया जाएगा, तो ये लाइफ मिशन है, विकल्प ए। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2021 को खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च किया गया है, मूल रूप से इसका आधार क्या है? तो गाय का गोबर इसका आधार है खादी प्राकृतिक पेंट का। और एक क्वेश्चन में आया था कि इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया खादी प्राकृतिक पेंट का? तो इसको नितिन गडकरी, यही अभी हैं मंत्री, एमएसएमई के भी मंत्री हैं और सड़क मार्ग परिवहन मंत्री भी हैं, यही है। नेक्स्ट, यही ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है किसका? खादी प्राकृतिक पेंट का, और इसका आधार है गाय का गोबर। नेक्स्ट, वर्ष 2021 निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ये इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है ऑप्शन गलत है इसका। मतलब ऑप्शन वो है ही नहीं जो सही दिख रहा है। मैंने इसको रीमैच भी किया है, आप भी अपने स्तर पर कर लीजिएगा। मैंने 2 पुस्तक में देखा है, नाम बता देता हूँ। स्पीडी में भी मैंने चेक किया है, और जो जीएस वर्ल्ड के जो कराए हैं उन्होंने क्लास कराए हैं उसमें भी मैंने देखा है। खैर, मैं बता देता हूँ इसमें कि जो विदेशियों को पद्म भूषण मिला है, तो इस उपलब्ध विकल्पों में से 2 इसमें नाम है। एक शिंजो आबे को जन सेवा या लोक सेवा के मामले में मिला था पद्म विभूषण, और नरेंद्र सिंह कपानी को मरणोपरांत मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो यूएसए के नागरिक है फिलहाल। तो ये दोनों को मिला है पद्म विभूषण। और भी लोगों को मिला, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में यही 2 हैं, जबकि पीटर ब्रूक और श्रीकांत दातार ये सब नाम नहीं कहीं पर मिला मुझे। और इसमें 1 और 2 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन फॉर्मेशन गलत लगता है। नेक्स्ट, फिर भी अपने स्तर पर आप देख लीजिएगा, क्या पता मेरे से भी कभी गलती हो। तो भारत में विनिर्मित की जा रही कोविड-19 वैक्सीनों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको पढ़ लेते हैं। तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है, जायकोव डी ये
जाइडस कैडिला बना रही है और स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन दरअसल ये रूस द्वारा निर्मित हो रहा है। इसमें गलत ऑप्शन लिखा हुआ है तो मैंने सही करके पढ़ दिया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस विभूति के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो याद रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में अब केंद्र सरकार मनाएगी। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कौन सा दिन को होता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। एक फैक्ट और मैंने रिकलेक्ट किया, एक क्वेश्चन आया था कि नेताजी के लिए मतलब उनको सम्मान देने के लिए एक कोई रेलगाड़ी है, उसका नाम बदल दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस के नाम पर। तो कौन सा वो गाड़ी था? हावड़ा कालका मेल का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है और इनके जन्म दिवस को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सी तारीख है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट, रैटल जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी और किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश पर पूर्ण किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो रैटल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विकसित किया जाएगा। अच्छा, चिनाब नदी की जब बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट हमने बात किया था कि विश्व का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, अगर रेल आर्क ब्रिज कहीं बन रहा है तो चिनाब नदी पर ही बन रहा है, वही जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस या मेल यात्री गाड़ी का नाम 15 बदल कर नेताजी एक्सप्रेस रखे जाने का निर्णय लिया है? ये 15 क्या लिखा है भाई, मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस यात्री गाड़ी का नाम बदल कर नेताजी एक्सप्रेस रखे जाने का निर्णय लिया है? ये 15 पता नहीं कि ज़्यादा ही कुछ टाइप कर दिया क्या। तो हावड़ा कालका मेल अभी मैंने बात किया था कि नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है हावड़ा कालका मेल का, और उनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आपको इसका आंसर देना है कि वो तारीख कौन सी है। नेक्स्ट, नहीं तो फिर नहीं, अभी नहीं बताऊँगा। नेक्स्ट है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप जनवरी 2021 में भेजी? तो दरअसल नेपाल को भी भेजा था, बांग्लादेश को भी भेजा था, भूटान को भी और मालदीव को भी भेजा था। तो ये कोविड डिप्लोमेसी हुई थी, बाद में तो इंडिया को ही कमी हो गया। तो उपहार स्वरूप कोविड-19 वैक्सीन पहली खेप 4 देशों को भेजी गई थी, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव, पड़ोसियों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने देश में चक्राकार अनुक्रम में 4 राजधानियां बनाए जाने की मांग की है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोला, जो तीसरी बार शपथ ली है मुख्यमंत्री के रूप में, कि 4 राजधानी बनाया जाना चाहिए चक्राकार रूप में। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित आयुष्मान CAPF योजना में निम्नलिखित में से किस पुलिस या अर्धसैन्य बल के जवान शामिल नहीं हैं? तो देखिए, आयुष्मान CAPF योजना एक लॉन्च हुआ है गृह मंत्रालय के द्वारा, अमित शाह ने लॉन्च किया इसको, और इसमें सीमा सुरक्षा बल है, सशस्त्र सीमा बल है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चालू वर्ष 2021 को निम्नलिखित में से किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो चालू वर्ष जो 2021 है इसको बाल श्रम निवारण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो उपयुक्त सभी है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से पढ़ दूं क्या? फलों एवं सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत विकास हेतु रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष, बाल श्रम निवारण हेतु वर्ष, तो ये सारे वर्ष मनाए जा रहे हैं 2021 में। नेक्स्ट, 2020 से 21 की पहली छमाही में भारत में FDI का अंतर्प्रवाह किस क्षेत्र में सर्वाधिक रहा? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में FDI का अंतर्प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा है। अच्छा, आर्थिकी का वीडियो अपलोड हो चुका है, 2 अपलोड हो चुका है, और वैदेशिक मामले वाला नेक्स्ट अपलोड होगा, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में पहले अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय जनसांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7 जनवरी 2021 को जारी किए गए। इन आंकड़ों में संदर्भित वर्ष 2020-21 में देश के GDP में कितने प्रतिशत की गिरावट अनुमानित है? तो 7.7% की गिरावट अनुमानित है इसके हिसाब से। ठीक है, वैसे जो मैंने घटना चक्र के आर्थिकी वाला वीडियो बनाया था तो उसमें से जो फैक्ट मुझे याद आ रहे थे मैंने यहाँ नोट किए हैं। जैसे उसमें ये लिखा हुआ था कि GDP 2020 से 21 में जो बेस ईयर के आधार पर अगर हम देखें तो -7.3% की गिरावट रहेगी, मतलब ग्रोथ रेट निगेटिव है 7.3% का माइनस में। और चालू वर्ष के हिसाब से अगर करंट ईयर के हिसाब से देखें GDP के ग्रोथ रेट को तो -3.3% था, -3%, दोनों नेगेटिव में है। ठीक है, और कुछ कुछ पॉइंट है जो मैंने नोट किए। जैसे राष्ट्रीय आय की बात हुई तो राष्ट्रीय आय गिर करके 2020-21 में जो अंतिम अनुमान है उसके हिसाब से 86,659, इंग्लिश में बोल देता हूँ, 86,659 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम है ये भारत की, अभी गिर करके। ठीक है, अच्छा,
वहाँ पर एक चीज़ था, वहाँ पर अभी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन NSO हो गया है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन हो गया, क्योंकि NSSO और NSSO और CSO दोनों को मिला करके अब NSO कर दिया गया है। अच्छा, और क्या पॉइंट है, एक पॉइंट और है, मूल्यवर्धन जो हमारा है GVA जो है वो गिर करके -6.2% हो गया है। और नेक्स्ट क्या है, अच्छा हाँ इधर और है, दो ही ऐसे क्षेत्र थे, वानिकी, कृषि वानिकी और मत्स्य, और बिजली गैस और जलापूर्ति, जो सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ रेट में था। एक 3.6% कृषि वानिकी और मत्स्य, और बिजली गैस जलापूर्ति 1.9%। तो ये मैंने यहाँ पर रिकलेक्ट भी कर दिया, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बढ़ा करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से 7-8 मिनट 8-9 मिनट में हो जाएगा, उसमें भी 5 मिनट में देखने में काम चल जाएगा, क्योंकि सारा पॉइंट 5 मिनट में मैंने बोल दिया है, फिर किताब पढ़ा है। नेक्स्ट, अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पर, इसका आंसर जो है, हाँ अच्छा अभी क्वेश्चन ही छोड़ दिया दरअसल, तो ये देख लेते हैं। 146 नंबर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO, और मैंने कह दिया कि NSSO और CSO दोनों को मिला करके अब NSO के रूप में जाना जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के जनवरी 2021 के उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार 2020 से 21 में अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में मूल्यवर्धन में गिरावट सबसे अधिक रही है? तो सबसे अधिक जो गिरावट रही है वो तो रही है भाई व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित, क्योंकि कोविड-19 के कारण सबसे ज़्यादा यही सेवा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो -18.2%, मतलब बेस ईयर के आधार पर ये निगेटिव में रहा, तो सबसे ज़्यादा यही था। अच्छा, तो -18.2% ये रहा है। इसमें तो बाकी सब मैंने पॉइंट पढ़ ही दिया था पिछले ही बार में, तो अब क्या फिर से एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ देता हूँ। जैसे पूरा GVA की बात करें तो -6.2% की गिरावट रही है, और सिर्फ 2 सेक्टर जो है कृषि वानिकी मत्स्य और बिजली गैस आपूर्ति यही पॉजिटिव में रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में गोवा में संपन्न भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो अभी तो हमने देखा ही था कि बांग्लादेश को प्रदान किया गया, वहाँ पर कलेक्ट कर लिया था। मैं फिर से फैक्ट बोल देता हूँ, देखिए इसमें 2 फैक्ट है कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। कब आयोजित किया गया? जनवरी 2021 में। फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश। अच्छा, और भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला था? तो क्या था, इनटू द कुछ ऐसे करके था, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये सब सारे फैक्ट हैं, अभी आगे और आएगा क्वेश्चन, उसमें मैंने कलेक्ट किए हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वर्ण मयूर पुरस्कार इनटू द डार्कनेस को दिया गया, और यही बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला इसी को 51वें फिल्म महोत्सव में। कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। फोकस कंट्री कौन था? बांग्लादेश, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में द इनटू द डार्कनेस, और स्वर्ण मयूर पुरस्कार यही बेस्ट फिल्म को ही मिलता है, स्वर्ण मयूर पुरस्कार। अच्छा, 51वां से याद आया, 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? रजनीकांत को इस वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे सरकार का व्यापार प्रतिनिधि यानी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है? तो कैथरीन टाई को ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर है। और जो बाइडेन के बारे में एक फैक्ट ये है कि 49वें राष्ट्रपति तो हैं ही, 50 में से एक कम 49th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, और सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट होंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट अमेरिका के इतिहास में। तो ऑप्शन नेक्स्ट, भारत नवाचार सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो नवाचार सूचकांक के बारे में जो नया डेटा आया है उसको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, तो जो असत्य वाला मैं छोड़ देता हूँ, सत्य वाला सिर्फ पढ़ देता हूँ। यह सूचकांक नीति, अच्छा ये भारत नवाचार सूचकांक है, एक होता है विश्व नवाचार सूचकांक, तो वो भी क्वेश्चन आएगा आगे। तो भारत नवाचार सूचकांक में क्या, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान यानी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया जाता है। किसको? भारत नवाचार सूचकांक को नीति आयोग और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस मिल करके तैयार करता है। दूसरा पॉइंट जो सही वाला है, नवाचार सूचकांक की गणना 5 सक्षमकर्ता मापदंडों और 2 प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस मापदंडों के आधार पर की जाती है, माध्यम से की जाती है। तो दूसरा ये भी सही है। और तीसरा जो सही है, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा स्टेट में सबसे फर्स्ट आया है कौन? कर्नाटका। दूसरा नंबर में महाराष्ट्र का स्थान है, और तीसरे नंबर में तमिलनाडु का स्थान है। ये मैंने फैक्ट कलेक्ट किया है। लेकिन लास्ट अगर बात करें तो दिल्ली आया है। अच्छा, यूटी के क्षेत्र में, यूटी वाले मापदंड में तो सबसे पहला यूनियन टेरिटरी में दिल्ली का स्थान है, और लास्ट में लक्षद्वीप है। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है और मेघालय अंतिम स्थान पर है। मैं जल्दी जल्दी एक बार सारा बोल देता हूँ और फिर वीडियो ख़त्म हो जाएगा।
भारत नवाचार सूचकांक जो है 2020 का, वो राज्यों की श्रेणी में सबसे पहला है कर्नाटका, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु। लास्ट में सब कौन है राज्यों की श्रेणी में? दिल्ली। लेकिन यूनियन टेरिटरी के मामले में सबसे पहला कौन है? दिल्ली, और लास्ट है लक्षद्वीप। पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के मामले में अगर हम बात करें तो हम हिमाचल प्रदेश फर्स्ट रैंक पर है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, और लास्ट में मेघालय है। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो और जल्दी जल्दी बनाऊंगा। तो थैंक यू। सुझाव आपके हमेशा सादर आमंत्रित हैं।